हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। तो आज हम एक और नए वीडियो में आए हैं। आज हम एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी लर्निंग वीडियो है। ओके, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे वीडियो पे चलते हैं। ठीक, तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक का, तो क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं और आपको जब भी आपको इन्वेस्ट करना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो ये जीरोधा का काई टाइप है, मैं यूज़ करता हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो सो फाइन, अभी हम बात करते हैं कि एक कंपनी लेते हैं। ठीक है, और उस कंपनी का डिटेल एनालिसिस नॉर्मल तौर पे करते हैं ताकि आप ये डिसीजन ले सकें कि कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, क्या सही टाइम है कि नहीं, है ना। और उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मोटा मोटी। तो अपन उसके लिए आप स्क्रीनर कोई भी ले सकते हैं या कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं। मनी कंट्रोल है, या तो जैसे मैं जनरली यहाँ पे टिकट एक ले रहा हूँ, तो ये ले सकते हैं आप। यहाँ पे आज सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है, जो इंडिया का है मार्केट कैप के हिसाब से, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, ये वेबसाइट से हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा था हिस्ट्री में, अभी क्या है, आगे क्या कर सकता है, फिर चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो रिलायंस जो है पूरे इंडिया का एक तरीके से देखा जाए तो राजा है। ठीक है, मतलब पूरे मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी जो है इंडिया की वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, आपको पता है। आगे इस पर और डिटेल बात करेंगे। तो ये आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे कि पास्ट में कैसा रहा, इन फ्यूचर क्या कर सकता है, अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किन लेवल पे करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप इसका डिटेल जानिए, फिर वो डिसीजन आप अपने हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए कि जब आपको इन्वेस्ट करना हो, उस समय निवेश करना हो तो सही है कि नहीं। वैसे इन जनरल पे हम बात करें तो फिर निफ्टी 50 या पूरे स्टॉक मार्केट में देखें तो रिलायंस पे तो नो ब्रेनर है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि स्पेकुलेशन होगा या कोई प्रॉब्लम होगा, है ना। तो वैसे प्रॉब्लम तो कोई भी कंपनी में हो सकता है, मार्केट तो रिस्क वाला गेम है ही। लेकिन आपको रिटर्न चाहिए और अच्छी कंपनी चाहिए, तो इससे बेहतर कंपनी आपको एक एक कहीं आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ठीक है, और इसलिए ये टॉप में है मार्केट कैप के हिसाब से भी। और आपको पता है कि रिलायंस का नाम चलता है। ठीक है, नो ब्रेनर है। तो इसको देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखिए 2558 रुपये का है, आज के रेट में 1.47 रुपीज़ का ये गेन करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखा है स्कोर कार्ड, मतलब इसको कितने स्कोर मिलता है, इसको देखने के लायक है। ठीक, तो जैसे परफॉर्मेंस में लिखा है कि प्राइस रिटर्न हैज बीन एवरेज, नथिंग एक्साइटिंग। मतलब इसका जो रिटर्न है वो परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है, एवरेज रहा है, ऑन एन एवरेज रहा है। मतलब इसका ना तो बहुत अच्छा कोई मल्टी बैगर अभी एकदम साबित नहीं हो गया कि 5 का 50 हो गया या 100 का 1000 हो गया एक साल में, 2 साल में, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसका परफॉर्मेंस हम एवरेज मान सकते हैं। वैल्यूएशन सिम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस द मार्केट एवरेज। तो मार्केट एवरेज के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से हाई लग रहा है। ये टिकट टिप बता रहा है। ठीक है, वो नॉर्मल पैरामीटर्स के हिसाब से बताता है, देख लेंगे आगे। ग्रोथ लो बता रहे, लैगिंग बिहाइंड द मार्केट इन फाइनेंशियल ग्रोथ, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी शोइंग गुड साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी है, लगातार प्रॉफिट देगा और अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट देगा आपको। ठीक है, एंट्री पॉइंट के लिए यदि आपको एंट्री करना है अभी, तो क्या ये एंट्री के लायक है। ठीक है, तो ये बोलता है कि द स्टॉक इज ओवर प्राइस बट इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन। एवरेज क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है तो ओवर प्राइस्ड है, लेकिन इस ओवर प्राइस्ड पे ये कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है। ठीक है, जैसे आपने RSI सुना होगा, तो RSI में ओवरबॉट जो हो जाता है 90 से ऊपर निकल जाता है, तो उस लेवल पे नहीं है, बट ओवर प्राइस्ड है, ऐसा बोला है। मतलब एवरेज है, तो चाहे तो आप इस पे एंट्री कर सकते हैं। मतलब ये क्यों एवरेज बोल रहा है, करेंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हम PE की कल बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। रेड फ्लैग्स, कोई रेड फ्लैग नहीं है, मतलब कोई इसमें कंपनी में कोई इशू नहीं है। जैसे ASM जो है, ASM लिस्ट में नहीं है, GSM लिस्ट में नहीं है, मतलब ये प्रोमोटर होल्डिंग प्लेस्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है मतलब काफ़ी मायने रखती हैं, इन सारी चीज़ों के हिसाब से रेड फ्लैग आता है। तो रेड फ्लैग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक चार्ट के हिसाब से वन डे में देखिए 1.47 का रिटर्न है।
1 वीक में देखें तो 2.48 का रिटर्न है। 1 मंथ में देखते हैं तो 7% का रिटर्न है, ठीक है, 1 मंथ में, ठीक है, अच्छी बात है। और 1 ईयर में देखेंगे तो 8 है। तो ये स्टॉक का प्राइस ऊपर देखिए, 1 साल में भी आपको 8% का और 1 महीने में 7% का है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा रिटर्न तो नहीं है, लेकिन आपको रिस्क भी यहाँ कम मिलता है। 5 ईयर का देखेंगे आप तो यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा खासा रिटर्न है। लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनी, उसके हिसाब से 147% का रिटर्न दिया है, 150% का रिटर्न 5 साल में। और मैक्स भी देखेंगे आप तो मैक्स के हिसाब से क्या है, कभी ये 34 रुपया का हुआ करता था और हाई इसका गया 2630 का, तो 5000% का रिटर्न इसने मैक्स भी प्रोवाइड किया। अगर आप कहीं लो पे पकड़े होते और हाई पे बेचते तो उसका रिटर्न जो है वैसा रहता है, ऐसा बता रहे हैं। ओके, ठीक है। अब एक एक करके और नीचे पॉइंट्स पे आते हैं। ये कौन सी से रिलेटेड कंपनी है? ऑयल एंड गैस रिफाइनरी एंड मार्केटिंग, मतलब ऑयल गैस का काम करती है, रिफाइनिंग का काम करती है, मार्केटिंग का काम करती है। इनका लार्ज कैप है विद मार्केट कैप ऑफ कितना लिखा है देखिए, 16,88,443 करोड़। स्टॉक रैंक इज नंबर 1। यहाँ पे देखिए स्टॉक इज रैंक नंबर 1, मतलब इंडियन मार्केट में नंबर 1 का स्टॉक है मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है, लिखा ना रैंक 1। लो रिस्क स्टॉक इज 1.78 एक्स वोलेटाइल एस निफ्टी, मतलब बहुत वोलेटाइल बिल्कुल नहीं है ये, इसलिए रिस्क कम है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल रहता है तो कभी मार्केट भागेगा तो काफी 8% 10% का अपर सर्किट मार दिया, मार्केट डाउन हुआ तो 8-10% 12-15% का लोअर सर्किट मार दिया। ऐसे कुछ स्टॉक होते हैं वहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है, तो रिस्क में रिस्क कम है, बहुत ज्यादा दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, और बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं, बैड न्यूज जब आने पे रहेगा तो। ओके, अब की मैट्रिक्स देखते हैं इसमें। इसमें क्या बोल रहा है? पी रेशियो जो यहाँ पे एलिवेशन बोल रहा था वो 24 का है, मतलब बहुत हाई नहीं है कि 30 40 50 60 80 90 ऐसा भी रहता है, वो नहीं है। 24 मतलब ग्रोथ कंपनी के हिसाब से काफी अच्छा है। पीबी रेशियो 2.04। अब ये पीबी क्या होता है इसको हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। ये पीबी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। अच्छा का मतलब हम 100% नहीं मान सकते, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से पी कम हो तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइस जो है काफी बढ़ सकता चांस है। और पीबी रेशियो मतलब वैल्यूएशन हाई होगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो होगा तो अभी कम पे लेंगे तो ज्यादा में बेचेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। 2.04 पीबी है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये भी कम रहना चाहिए, तो काफी ठीक है। डिविडेंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट ठीक है, 0.36%, मतलब कुछ ना कुछ आपको डिविडेंड मिलेगा। सेक्टर का पी से कंपेयर करेंगे तो सेक्टर 24 18 से ज्यादा है, और सेक्टर पी भी 1.65 से पी भी ज्यादा है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड जो है 1.25% एवरेज है, तो उसके हिसाब से नॉमिनल है, ठीक ठाक है। अब फोरकास्टिंग रेटिंग क्या बोल रहा है? 87% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, ठीक है, मतलब जितने भी 30 एनालिस्ट ने किया हुआ है उनमें से 87% ने कहा है कि इसको आप बाई कर सकते हैं, मतलब इसमें अच्छा खासा ग्रोथ का अच्छा खासा फेथ है, लोगों को लगता है कि इस कंपनी को बाई करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल दिया कि क्या क्या करता है, जैसे ये रिफाइनिंग में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, पेट्रोकेमिकल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर, ये सब काम जो कि ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उस पर काम करता है। पीयर्स में जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, जितने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब को दिखा रहा है कि ये ऑयल प्योर ऑयल कंपनीज जो है उसको बता रहा है, ठीक है। उसका रिटर्न भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिलहाल हम ये पीयर्स कौन कौन है ये जानना चाहे तो देख सकते हैं प्राइस फोरकास्ट के हिसाब से, ठीक है। ये आगे देखते हैं। रेवेन्यू करंट बेस लाइन जो है 8.90 है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि फंडामेंटल क्या बोलता है, तो मेन बेसिक को हम बात करेंगे। अर्निंग पर शेयर जो है 89, ठीक है, ये काफी अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं और जो है, हाँ ये देखिए तीनों ग्रीन है। इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोल रहा है? हायर देन इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ, मतलब इंडस्ट्री का 15.87 है और इसका इन रिवेन्यू ग्रोथ जो है, आय का जो ग्रोथ है 17.2%, 5%, बहुत अच्छा है। मार्केट शेयर जो है वो बढ़ रहा है, लास्ट 5 ईयर में मार्केट शेयर जो है 29.31 से बढ़ के 31.04% हो गया। नेट इनकम जो है इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अच्छा है। पिछले 5 साल में कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का एवरेज जो नेट इनकम है वो 0.1 बन रहा है, और यहाँ पे इसका ईयरली रेट जो है 13.08%, तो काफी अच्छा अपने क्षेत्र में कंपनी कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन जो भी है फंडामेंटल टर्म्स में रहता है। नेट इनकम जो है, अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सब दिखाया हुआ है। तो ये आप इसका देखो प्लस में ही दिख रहा है तो कोई माइनस में है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
ये अलग अलग दिखा रहा है, फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23 इस तरीके से दिखा रहा है। तो 21 में जैसे मान लो अर्निंग पर से 67 था, 22 में 81 हुआ, 23 में 89 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्रोथ जो है स्टडी ग्रोथ दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके एनुअल रिपोर्ट इनका पढ़ सकते हैं, डिटेल रहता है 10-20 पेज का। ठीक है, पीयर्स में हमने दिखा दिया। इसका पी 25 का है, जैसे और भी कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उसको 17 का पी है, बीपीसीएल का 45 का है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का -7 है। -7 क्यों है? क्योंकि ये कंपनी घाटे में भी रही होगी बीच में, इसलिए। ठीक है। किस दिन इसका अपना जब एनालिसिस करेंगे तो वो देख लेंगे इसको। अभी हम फिलहाल रिलायंस की बात करते हैं। पीयर्स के हिसाब से कंपेरिजन दिखा रहा है ये चार्ट जो है। प्रमोटर जो होते हैं, प्रमोटर होल्डिंग, टोटल प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 6 मंथ में कांस्टेंट रहा है। कितना रहा वो नीचे दिया होगा, ठीक है। प्रमोटर ने अपना शेयर प्लेज मतलब गिरवी नहीं रखा है, तो ये अच्छी बात है। रिटेल होल्डिंग सेम रहा है। फाइनेंशियल एफआईआई का जो होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट रहा है, ना बढ़ा है ना कम हुआ है, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन है मतलब ओके है, रेड है मतलब गड़बड़ है, और नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है, ऐसा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है 49.11% है। म्यूचुअल फंड के पास इन होल्डिंग जो है 6-6.5% का है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब के पास जो है, इंडियन जो है हमारे, उनके पास जो है, इंस्टीट्यूशन के पास में 9.3%, एफआईआई जो है 22.08% होल्ड करते हैं, और रिटेल और अदर जो है कॉमन पीपल के लिए वो 13% शेयर जो है फ्री है, वहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, जो भी हम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिखा रहा है जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, ये दिखा रहा है वो इसका बता रहे कि 23.90 था, फिर वहाँ से कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, उसके बाद ये बढ़ा, उसके बाद फिर बढ़ा। तो इस तरीके से इसका एफआईएस का है। प्रमोटर का देखेंगे तो 50 था, वहाँ से 49.1% हो गया। म्यूचुअल फंड्स का बढ़ा हुआ है स्टेक जो है, पहले 5 था, फिर ये बढ़ते क्रम में म्यूचुअल फंड इसमें अपना इन्वेस्ट जो है बढ़ा रहे हैं। रिटेल और अदर्स का ये भी बढ़ते क्रम में है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और कुछ देखने लायक है इसमें? म्यूचुअल फंड का कांस्टेंट है, हमने देख लिया। ठीक है, और टॉप परफॉर्मिंग में दिखा दिया। डिविडेंड के हिसाब से रिलायंस हैज इंक्रीज डिविडेंड कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 5 ईयर, मतलब डिविडेंड देने का जो इसका हिस्ट्री है वो अच्छा है, ग्रोथ है। मतलब पहले मान लो डिविडेंड यील्ड 0.2% का था, तो बाद में 0.22, 0.25, 0.30, इस तरीके से मतलब ये कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हैं कंसिस्टेंटली। और डिविडेंड यील्ड जो है करंट जो है 0.37 जो दिखा रहा है, तो उस हिसाब से नॉर्मल है, हम इसको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव भी नहीं बोल सकते। और पास्ट में देखेंगे डिविडेंड, तो ये देखिए डिविडेंड किस तरीके से देता है। ये देखिए 19 में दिया था, अगस्त 2019 में ये 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया था पर शेयर। फिर जुलाई में दिया 2020 में 6.5 रुपये का। फिर जून 2021 में दिया 7 रुपये का। फिर अगस्त 2022 में 8 रुपये का, और अभी अगस्त 2023 में 9 रुपये का। तो कंसिस्टेंटली ये डिविडेंड कुछ न कुछ तो पे करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें और फिर न्यूज़ दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखें आप तो फिर काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसमें आपको लगता है कि किस में इन्वेस्ट करूं, किस में नहीं करूं, समझ में नहीं आता, तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चार्ट पे चलते हैं, हम अपने साइट पे, और वहाँ देखते हैं कि चार्ट इसका क्या दिखाता है। ओके, तो चार्ट के लिए ये डॉक्टर रेड्डी का खुला हुआ है। हम किसका देखना है हमको? रिलायंस का। ये रिलायंस कहीं पे होगा ये। ठीक है, रिलायंस का हम इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स पहले से लगा हुआ है, चाहे तो इस बेस पे देख सकते हैं। अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो रही बात इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 ईयर मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई 1 साल, कोई 6 साल, कोई 6 महीने को भी लॉन्ग टर्म बोल सकता है। तो आपको इन्वेस्ट करना है, मान लो हम फंडामेंटल बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी अच्छी कंपनी। अब वनडे के हिसाब से चार्ट देखेंगे, आपको 5 साल के लिए रखना है, 4 साल के लिए रखना है, तो 1 वीक, 1 डे इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अभी अभी करंट सिनेरियो में देखेंगे तो ये डाउन गया था, और यहाँ से जब मार्केट अप जा रहा है तो ये भी अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब इसको अगर हम 1 डे को हम बदल देते हैं 1 वीक में, तो 1 वीक में देखिए बिल्कुल कंसिस्टेंटली ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है, मंथली देख लेते हैं हम, मंथली में क्या है। मंथली में भी बिल्कुल ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से
मैंने छोटा कर दिया है। मंथली में देखिए 2000 के आसपास में था ये शेयर, जो भी हमने लो जो भी देखा रहा होगा, जैसे मान लो ऑलमोस्ट ये सही कहीं पे 40-50 रुपए का था, ठीक है, और आज ये 2500 के आसपास का है। तो वहां से देखेंगे 2000 से 2023 साल में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, ठीक है। तो आप 5 साल की बात करते हैं, तो जैसे मान लो लेटेस्ट 5 ईयर में हम देखते हैं तो 2019 से अगर हम 19 का ओपनिंग प्राइस भी देखते हैं तो ये ओपनिंग लगभग ये 1000 के आसपास था, समथिंग समथिंग है ना, 1050 के आसपास का। उस हिसाब से देखेंगे तो आज 2500, मतलब डबल से ज्यादा हो गया। तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ग्रोथ भी रहेगा तो भी आपको डबल से ज्यादा का, इसलिए बोलता हूँ कि 5 साल का होराइजन रखिए। आप 2 साल का रखेंगे तो पिछले साल भी यही था, आज भी थोड़ा बहुत वहीं पे है, तो 2 साल 1 साल में हमारे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट ओवर 3 ईयर्स हमको रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो 5 साल होना चाहिए। हर 5 साल में देखेंगे, उससे पहले 5 साल का देखेंगे तो 19 और 14 से देखेंगे तो 14 में उसका प्राइस था 400 के आसपास का, और 19 में 1000 के आसपास का आ गया। तो 5 साल का हॉरिजन रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखते हैं तीनों केस में, देखते हैं यदि आप काफी लंबा समय के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 साल रखेंगे, 20 साल रखेंगे, हमेशा के लिए रखेंगे, क्या रखेंगे। तो यदि हम 1 मंथ के हिसाब से, तीनों हिसाब से देखते हैं, काफी लंबा समय है तो 1 मंथ के हिसाब से, थोड़ा मीडियम है 3-4 साल के तो 1 वीक देख सकते हैं, और भी 4-6 महीने के लिए रखना है तो हम 1 डेली का टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे। तो अब हमने लास्ट में देखा था, आपको पता है कि हम एक टूल यूज करते हैं प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट में, तो रिसेंट स्विंग यदि आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक स्विंग तो ये है, तो यहाँ से आपको ड्रा करना चाहिए, यहाँ पे गया, फिर नीचे आके ऊपर जा रहा है। तो एकदम ही रिसेंट स्विंग देखना है तो आपको ये वाला देखना पड़ेगा, यहाँ से उठाए आप, और उसके बाद अभी ये कंसोलिडेट वो तो कर नहीं रहा है, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये लेवल ले लेते हैं। ये अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में दिखा नहीं रहा है, 1 मंथ के बाद में ये लो था, उसके बाद अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर कंसोलिडेट करता है, ये नीचे आता है, हाल ऊपर गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। या आपको लंबे समय के लिए तो एनी प्राइस, कोई भी प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लेवल देखना है कि अभी 2 महीने से ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि यार ये था 2200 था और अभी 2500 हो गया, तो मैं थोड़ा डीप का इंतजार करूंगा, तो उस हिसाब से लिए आप देखेंगे। वैसे ये लो को भी देख सकते थे, लेकिन इस लो को देखेंगे चूंकि हम मंथली पे किए हैं, तो फिर वहां पे देखिए 23, 38, 50, 61 ऐसा होता है। तो 61 जो है गोल्डन रेशियो रहता है ना, 38 से लेके 50, 50 से 61, तो वो अब देखेंगे तो 38 पे आए तो जो कि 2400 होता है, वहां पे आप अलर्ट लगा लीजिए मंथली के हिसाब से। और मान लो ये आता है 2300, कहाँ पे, 2360-50, 2350 के आसपास, मतलब 2350 से लेकर 2400 के आसपास में आपको बिल्कुल आता है, तो इन्वेस्ट करना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए बनाए हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट भी वैसे ही रहेगा, आप उस पर करेंगे 2700 का टारगेट रहेगा, फिर 2800 का टारगेट रहेगा। इस तरीके से आप चाहे तो पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यदि आपको बुक करना है तो फिर नीचे आता तो फिर खरीद लीजिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और या तो फिर कुछ नहीं करना है तो फिर बाई करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब अगर इसी को मैं बोलूँ कि भाई हमको वो वाला नहीं दूसरे पे करना है, तो ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये पॉइंट को हम यहाँ ला देंगे, ठीक है, ये वाला पे, और इसको हम मान लो ये वाला कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिए तो फिर आपका 61% कौन सा बनेगा, ज्यादा कोई अंतर आया नहीं, यहाँ पे भी हमने कर दिया तो 2400 के आसपास आपका, हाँ 2350 के आसपास का आपका गोल्डन रेशियो बन रहा है, मतलब 2350 से 2400 के आसपास आता है तो आप यहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, वीकली में ले आते हैं, वीकली मैंने कर दिया। अब इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, वीकली में अलग सिनेरियो रहेगा। मंथली में आपने देख लिया कि भैया ये तो हमारा अप ट्रेंड में जा ही रहा है, कब से अप ट्रेंड में है देखिए, मंथली के लिए यहाँ पे देखिए 2014 से मंथली में अप ट्रेंड है, और ये अभी तक सोचिए कोविड आया था उस समय भी ये आया, लेकिन इसने पार नहीं किया, तो ये अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है, उतना बड़ा लेवल को इसने आसानी से निकाल दिया। अब वीकली में देखते हैं
तो वीकली में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, ये रेड आया फिर ग्रीन आया फिर रेड आया फिर ग्रीन आया, इस तरीके से रेड ग्रीन चल रहा है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं किया हुआ है। पिछले यहाँ से देखेंगे 2020 के बाद से ठीक ठाक चल रहा है, फिर यहाँ से ये रेंज बाउंड है लगभग 2022-2030 उसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेगा तो काफ़ी बड़ा अपसाइड भी हमको देखने मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने पिवोट पॉइंट भी लगा कर रखा था मंथली के हिसाब से, तो पिवोट पॉइंट में भी देखेंगे ये लेवल आता है 2740 का, यहाँ पे देखिए इसको पार करेगा तो फिर 30,000 का आएगा, और उसको पार करेगा तो फिर 3698 का आएगा। तो ये लेवल ऑलरेडी प्राइस एक्शन के हिसाब से ड्रा भी है, तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ तक का भी वेट कर सकते हैं। और यदि आप वीकली में जाते हैं, ठीक है, तो वीकली में भी देखिए पिवट पॉइंट के हिसाब से ये इसने पार कर लिया है, अभी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अगला टारगेट 2700 का है, फिर 3000 का है, फिर 3600 का है। ये तो जैसे मंथली में था वैसे, और नीचे जो है 2100 के आसपास का ये सपोर्ट बता रहा है हमारा पिवट पॉइंट। अब लेकिन यदि हम इसको जो हम फिबोनाची अभी हम सीख रहे थे, फिबोनाची ड्रा करते हैं, तो यहाँ से आप उठाएंगे इसको ये, और अभी करंट में ये हाई मारा है फिलहाल। ठीक है, ओके, ये वाला ऑलमोस्ट ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो चल रहा है उसके हिसाब से यदि आपको रिट्रेसमेंट पे बाई करना है, तो पहला बाई बनेगा 2450 के आसपास में, दूसरा बाई बनेगा 2400 में, तीसरा बाई बनेगा 2350, मतलब वही 2350 से 2400 के आसपास आपको लेना है, सीधी बात है, नो ब्रेन। ठीक, ओके। और यदि इसी को हम इसको हटा देते हैं, इसको हम यदि 1 डे कर देते हैं, यदि आपको थोड़ा और कम समय के लिए देखना है, ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रेच करके यहाँ से यहाँ तक तो गया है। तो यदि आप इसको इस रैली को देखते हैं, तो इस रैली को देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू हुआ और अभी फिलहाल यहाँ तक गया है, ये ऑलमोस्ट आज का जो हाई रहा होगा यहाँ तक गया है। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा 50% क्या बनता है, ये लेवल 50% 2400, वही चाह रहा है 2350। तो आप डेली में लगा लीजिए, वनडे में लगा लीजिए, चूंकि हम यहीं इसी को लो मान रहे हैं, तो 2350 से 2400 इसका बेस्ट रहेगा। और भी आपको क्लियर होना है और भी आपको ज़्यादा पास में रखना है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, ये वाला को उठा के ला देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हाई पे ला देंगे यहाँ पे, इसको ये और नीचे आ जाओ ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं भैया, ये हमारा स्विंग लो था, यहाँ से हाई बना है। अब अगर यदि आता है तो 38% वाला 2500 है, फिर 2490 है, फिर 2469 है। मतलब आपको रिट्रेसमेंट का अभी इंतजार करना है, तो ये मान के चलिए 2450 से लेके 2500 के आसपास में आपको खरीद लेना है इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी हमने देखा 2400 के आसपास, वनडे के हिसाब से भी देखा हम 2400 के आसपास, तो 2400 से 2500 में मिलता है ये, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये देखिए 2490-92, जो कि अभी बहुत हाई गया भी नहीं, 2556 का आसपास है, तो आप यहाँ पे चाहे तो खरीद सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा खासा हमको टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 मंथ के हिसाब से तो आपने देखा कि काफ़ी अच्छा जा रहा है। वनडे में देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो है ये ट्रेंड चेंज हुआ था, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ये भी जा रहा है, तो ये काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग में है, मोमेंटम में है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो अगला रेजिस्टेंस इसको ये वाला मिलने वाला है, क्योंकि इसको यहाँ पे ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पे एक डिप ले सकता है, और यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 2500 के आसपास आ सकता है, वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, या यहाँ 2400 के आसपास है तब बाई कर सकते हैं। इसको निकाले इस लेवल को, तो अगला टारगेट सीधा ये 2699 यानी कि 2700 के आसपास का रहेगा। तो इस तरीके से रहेगा, तो ट्रेडिंग है तब लेवल देखेंगे, और इन्वेस्ट करना है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छा ग्रोथ जो है मिलेगा। ठीक है, और कुछ देखना है इसमें, तो जैसे देख सकते हैं आप इसमें, हम इसमें ट्रिगर टाइप में ये जो हम स्टॉक स्कैनर करते हैं, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं स्टॉक स्कैनर में कि क्या दिखाता है ये। ठीक है, ये जैसे देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का आ गया, पी रेशियो 25 का दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और जो है फिल्टर ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लो 5 ईयर CAGR। ठीक है, इसका मतलब क्या, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ स्टॉक प्राइस ओवर प्रीवियस 5 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। और हमको क्या देखना है इसमें, और कुछ देखना है कि जैसे मान लो और कुछ देखना है, नहीं इसमें ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वाले में देखते हैं,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT डिवाइडेड, मतलब इसका फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न, देखिए 5 CAGR मतलब कितने के लिए एनुअल ग्रोथ हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो है 19.91, तो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप जो कैपिटल लगाएंगे उसमें 9% से ऊपर का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो काफ़ी कंसिस्टेंट है, हाई फाई नहीं है जैसे किसी का। और उसे देखिए मालूम है, इसको बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ही ये यहाँ पे देखिए तो खैर 4,700 के आसपास में दिखा रहे हैं। 5 ACAG देखेंगे तो 263% का है। ये जो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट है, प्राइम इंडस्ट्रीज है, इन सबको देखिए 5 ACAG। लेकिन ये जो है ऐसी कंपनी होगी जिसमें डेट ज़्यादा हो सकता है। वैल्यूएशन देखिए इसका कितना, 1700 के ऊपर, मतलब ₹1 कमाने के लिए आपको ₹1700 खर्च करना पड़ा है यहाँ पे, इस तरीके से। और उसे देखिए 2.23 है, लेकिन तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा जो है रिलायंस, वो काफ़ी टॉप में है, नो ब्रेनर है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अभी हम अगले और किसी स्टॉक पे बात करेंगे, वो आपको क्लियरिटी आती है तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग क्या है कि आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ज़्यादा स्किल चाहिए, और इन्वेस्टिंग करना है आपको जिसमें रियल मनी बनता है, तो उसके लिए आप काम होके बिल्कुल SIP की तरह आप उसमें निवेश कर सकते हैं। लमसम पैसा तो भी आप डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 ईयर रुकेंगे तो फिर ठीक ठाक पैसा दिखेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको लग रहा होगा कि भैया आप इतना ज्ञान कहाँ बैठ रहे हो, बहुत कुछ है। तो मेरा एक हॉबी है, मैं ऐसे स्टॉक मार्केट को हॉबी के रूप में देखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कंपनीज पे बात करना, उसके फंडामेंटल्स पे बात करना, उसके टेक्निकल्स पे बात करना। और यदि आपको कुछ 1-2% लोगों को इससे प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका एडवांटेज आप लोग लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप सलाह लेके आप सीख सकते हैं एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये, क्योंकि भारत जो है विकासशील देश है, विकसित देश जब बनेगा तो ये काफ़ी सारी कंपनियां जो है आप काफ़ी अच्छे ग्रोथ दिखाएंगी और साथ साथ आपको भी ग्रो कराएंगी, ठीक है। तो आई थिंक एक बिजनेस ही है, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं निवेश के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी और कंपनी पे हम अच्छी फंडामेंटल कंपनी पे रिसर्च करेंगे इसी तरीके से शॉर्ट में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।